नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेके, मतलब ये कि विस्तार कब होगा या थोड़े से संकट के बादल है। चर्चाओं और मंथन का दौर लगातार जारी है। कई बार तारीखों का अघोषित ऐलान हुआ, मतलब ये कि राजनीतिक गलियारों में ये कह दिया गया कि कल शपथ ले लेंगे, मंत्रियों का तो काफिला तैयार किया जा रहा है। तो बाद में ये पता चला कि किसी तरह की चर्चा भी नहीं हुई है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच अब कांग्रेस हमलावर दिखाई पड़ रही है सरकार के इस निर्णय को लेकर कैबिनेट विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। अभी तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, समय आएगा तो उसकी भी चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का ये वही बयान है जिसको लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में हाहाकार मचा हुआ है। सीएम दिल्ली जाएं या फिर राज्यपाल से सौजन्य मुलाकात करें, सबसे पहले चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार की ही होती है। लेकिन गुरुवार को हुई भाजपा की मैराथन बैठकों के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने कैबिनेट विस्तार को लेकर चल रही खबरों में ब्रेक लगा दिया। नितिन नवीन के कहने का अर्थ है कि प्रदेश में अभी त्रिस्तरीय चुनाव का समय है, इसलिए चुनाव पर ही चर्चा की गई है। जब मंत्रिमंडल विस्तार का समय आएगा तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। इस बयान के कोई सही मायने तलाश पाता उससे पहले ही कांग्रेस का बयान सियासी गलियारों में गूंजने लगा। बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि संगठन चुनाव में दो गुटों की लड़ाई चल रही है, पूरे प्रदेश में कैबिनेट के नेता आपस में लड़ रहे हैं। शिव डहरिया ने शब्दशः यह भी कहा कि न मंत्रियों की नियुक्ति कर पा रहे हैं, न निकम्मे मंत्रियों को हटा पा रहे हैं। पूरे प्रदेश में आपके इनके मंडल के जो अध्यक्ष होते हैं उनके लिए लड़ाई चल रही है और गुटबाजी चरम सीमा में है। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इसीलिए ना ये मंत्रियों की नियुक्ति कर पा रहे हैं, ना निकम्मे मंत्रियों को हटा पा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के और संगठन की भारी विफलता है। कैबिनेट विस्तार को लेकर रोज नए दावे पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के इस बयान को बीजेपी नेता अपशब्द बता रहे हैं। संगठन महामंत्री संजय श्रीवास्तव का कहना है कि अपशब्द का इस्तेमाल करना कांग्रेस की डीएनए में है। इसके साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा कि जिन्होंने 2.5 साल में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला लिया था वो नहीं कर पाए। कांग्रेस में किस प्रकार का लेन देन चलता है इससे समझा जा सकता है। अपशब्दों का इस्तेमाल करना ये कांग्रेस के फितरत में है, कांग्रेस के खून में है, कांग्रेस के डीएनए में है। जो लोग 2.5 साल का कमिटमेंट किए थे पिछली बार मुख्यमंत्री बदलने के लिए, आखिर उस कमिटमेंट का क्या हुआ? क्या लेन देन हो गया जिसके कारण वो परिवर्तन नहीं हुआ? उनका शीर्ष नेतृत्व भी झुक गया एक पूर्व मुख्यमंत्री के सामने, लेकिन अपने कमिटमेंट को वो पूरा नहीं करे। तो इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस में किस प्रकार का लेन देन चलता है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में झांकने की आवश्यकता है। शब्दों की मर्यादा लांघी गई हो या किसी राजनीतिक दल के डीएनए पर आरोप, छत्तीसगढ़ की सियासत में बीजेपी कांग्रेस अब कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासी अखाड़े में उतर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच उन बीजेपी विधायकों के बारे में सोचना चाहिए जिनकी उम्मीदें मंत्रिमंडल विस्तार के आसपास बंधी हो। बहरहाल बीजेपी की चौंकाने वाली रणनीति से इस वक्त राजनीतिक पंडित भी हैरान हैं। अब देखने वाली बात है कि आखिर ये मंत्रिमंडल विस्तार कब होता है और कब सियासत की तल्ख बयानबाजियों से मुक्ति मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि राजनीति में कितना घमासान मचा हुआ। आज इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। 3 वरिष्ठ और बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से संतराम नेताम जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। संतराम जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी है, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। राजीव जी, आपका भी स्वागत है। सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले, तमाम राजनीति के पहलुओं को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। रामावतार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संतराम जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, इसलिए क्योंकि आप विपक्ष में हैं, फिर ये ना कहिएगा कि विपक्ष को मौका नहीं मिलता है। जरा बता दीजिए कि जिस तरह से पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा, मैं उनकी बातों को कोट कर देता हूं, अगर असंसदीय भाषा होगा तो उसे आप विलोपित मान लीजिएगा क्योंकि आप संसदीय ज्ञान के ज्ञाता है। उन्होंने कहा कि ना तो मंत्रियों की नियुक्ति कर पा रहे हैं और ना ही निकम्मे मंत्रियों को हटा पा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे आप संतराम जी, जरा बताइए। देखिए आदरणीय मिश्रा जी, वास्तव में 1 साल से ज्यादा होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सांस लगा के बैठे हैं कि नया मंत्री हो जाए। शिक्षा मंत्री आज तक
एक बार बृजमोहन अग्रवाल के बनने के बाद आज तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रहा है, ना मंत्रियों का विस्तार हो रहा है। सभी लोग चाह रहे हैं, बस्तर में केवल एक मंत्री माननीय केदार कश्यप जी को दिए। मेरा ये कहना है कि बस्तर में अगर 2 मंत्री हो जाए तो कम से कम बस्तर का विकास होगा। हम लोग ये चाहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए ताकि प्रदेश में बहुत से, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक कोई स्वतंत्र मंत्री नहीं दिए हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर में सुधार नहीं आ पा रहा है। तो मेरा एक कहना है, माननीय अपना शिवडहरिया जी ने भी कहा है कि मंत्री का विस्तार इसलिए नहीं हो पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, लोग आपस में लड़ रहे हैं और सारे जूनियर लोगों को मंत्री बनाए गए, सीनियर लोग बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आड़े आ रहा होगा कि इनके तालमेल नहीं है, आपस में गुटबाजी है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम सीमा में, और यही कारण है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। और जो हमारे शिवडहरिया जी ने कहा कि कुछ बेपरवाह लापरवाह जो मंत्री हैं, जो काम ठीक से विभाग में नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को भी हटाना चाहिए। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार में, हमारे माननीय विष्णुदेव जी की सरकार, अभी तक कोई भी इस मंत्रिमंडल के विस्तार में ध्यान नहीं दे रहे हैं। ना ही निकाय चुनाव, देखो अभी जो होना था 5 जनवरी को बैठना था, वो नहीं हो पा रहा है। आखिर पंचायत चुनाव नहीं करा पा रही है समय पे, ना निकाय चुनाव करा पा रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या करना चाहती है? केवल और केवल गुटबाजी में सब पूरा छत्तीसगढ़ की जनता। संतराम जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आपने बड़ी साफगोई से अपनी पूरी बातें कह दी, अब मैं जरा जवाब ले लेता हूं। राजीव जी, 2 बातें प्रमुख तौर पे संतराम जी ने कहा कि बीजेपी में, सरकार में इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है क्योंकि गुटबाजी चरम पे है, तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। इस वजह से संतराम जी चूंकि बस्तर से आते हैं, इसलिए उन्होंने बस्तर की चिंता करते हुए कहा कि बस्तर का विकास वो भी चाहते हैं। जरा जवाब दीजिए। देखिए, मैं संतराम नेताम जी ने साफगोई से कहा कि बस्तर से ज्यादा प्रतिनिधित्व तो मिले बस्तर के विकास के लिए। मैं उन्हें नमस्कार करता हूं, बहुत अच्छा आपने बात कही। अपने क्षेत्र की चिंता, अपने पूरे क्षेत्र की चिंता करते हैं, एक जनप्रतिनिधि रहे, आगे भी जनप्रतिनिधि होंगे, अच्छी बात है। और अभी बस्तर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, सुश्री लता उसेंडी जी को उपाध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्र के पूरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और बस्तर प्राधिकरण का भी उपाध्यक्ष बनाया गया। निश्चित रूप से बस्तर की कोई अनदेखी नहीं कर सकता, हमारा मुकुट है बस्तर। दूसरी बात उन्होंने कहा, और शिवडहरिया जी भी कह रहे थे पैकेज के समय, कि गुटबाजी है। तो देखिए, तारतम्य, तालमेल और ये सब तो कांग्रेस अगर कहे तो बड़ी हंसी आती है। एक कहावत है ना, चलनी कहे सूजा से तोरा पीछे छेद, तो ऐसा नहीं है, 72 छेद साहब। कोई तालमेल की कमी नहीं है। हमारी पार्टी तो, जो पार्टी हाई कमान तय कर देता है उसके पीछे मन प्राण लेकर हम जुड़ जाते हैं, और पद प्रतिष्ठा पावर के पीछे हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं रहते, कोई नेतृत्व भी नहीं रहता, किसी को भी नेतृत्व दिया जाता है। यही तो भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। हमारे अपने एजेंडे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, जिन कार्यक्रमों को लेकर हम चलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी की आइडियोलॉजी को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आइडियोलॉजी, अटल जी की आइडियोलॉजी, तो इस प्रकार से कह देना कि इनके पार्टी में द्वंद्व है, लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं साहब। देर है, अंधेर नहीं है। मंत्रिमंडल का विस्तार में थोड़ी देर हो रही है, लेकिन निश्चित रहे कोई अंधेर नहीं होगा, फिर से होगा, और बहुत अच्छा शासन चल रहा है और अच्छे से चलेगा। कुशासन नहीं रहेगा कांग्रेस की तरह। तो इसीलिए राजीव जी, मैं लौटूंगा, ठीक है, देर अंधेर, ठीक है, अच्छी बात है, मैं लौटूंगा आपको। जब रामवतार जी का रुख कर लेता हूँ। रामवतार जी, जब इस बात को हमारे दर्शकों को समझाइएगा कि मंत्रिमंडल को लेके हर तीसरे दिन चर्चा क्यों हो जाती है, क्यों तारीखें तय कर दी जाती है राजनीतिक गलियारों में। पिछली दफा तो ऐसा हुआ कि लोगों ने कह दिया कि स्टेट गैरेज में तो गाड़ियां तैयार हो गई है मंत्री के काफिले के लिए। राज्यपाल ने अपना बस्तर दौरा स्थगित कर दिया शपथ ग्रहण के लिए। और कहा गया शपथ क्यों नहीं हो पा रहा है? मंत्रिमंडल का गठन नहीं होने का कारण है राजनीतिक तरीके से रणनीति बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसके कारण है। अभी नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, तो चुनाव के पहले किया जाए या चुनाव के बाद में किया जाए। एक वर्ग का कहना है कि जिस तरह सरकार को दौड़ने के लिए, सरकार ठीक से दौड़े और प्रशासन में कसावट आए, इसलिए मंत्रिमंडल का गठन जल्दी कर दिया जाए। दूसरे वर्ग का कहना है कि मंत्रिमंडल का गठन कर दोगे अभी तो 1 अनार 100 बीमार की स्थिति है, मंत्री पद 2 है, दावेदार 10 हैं, तो अभी 10 काम करेंगे, एक्टे में दो ही काम करेंगे 8,
मुंह फुला के बैठ जाएंगे। तो एक डर पार्टी को रहेगा। तो पार्टी को इस समय ऐसा माना जाता है कि नगरीय निकाय पंचायत चुनाव तक यही प्रक्रिया चलते रहेगा कि होने वाला है, ताकि सभी मेहनत करें और अच्छा रिजल्ट ला के दे। दूसरी तरफ जो कयासबाजियां है वो राजनीति में चलती रहती है, सिगोपेबाजी चलती रहती है। तो ये एक राजनीति का एक हिस्सा है। पार्टी मंथन कर रही है कि मंत्रिमंडल में जाति समीकरण लिया जाए, क्षेत्रीय समीकरण लिया जाए, नया को लिया जाए, पुराना को लिया जाए। एक मुख्यमंत्री और पार्टी का विशेषाधिकार है, वो आत्ममंथन कर रहा है। कब होगा ये अभी कोई नहीं कह सकते हैं। अभी मुख्यमंत्री का बयान आया, प्रभारी उनका बयान आ चुका है। तो बयानों से लग रहा है करेंगे, बोल रहे हैं। कोई तिथि और तारीख हम ही बता रहे हैं, बाकी कोई वो पार्टी वाले नहीं बताए हैं। ठीक है राउतर जी, मैं लौटूंगा। आपने कहा कि 2 मंत्रियों का पद रिक्त है, लेकिन चर्चा छत्तीसगढ़ में इस बात को लेके भी है कि हरियाणा पैटर्न पे जाएंगे और 14 मंत्री बनाएंगे। इस सवाल के साथ मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जरा एक बार संतराम जी का रुख कर लेता हूं। संतराम जी, बीजेपी तो कह रहे साहब कि रामराज है पार्टी के भीतर, देर है अंधेर नहीं है, कोई तालमेल की कमी नहीं है, वक्त आने पे सब तय हो जाएगा। और बड़ी बात यह भी बीजेपी कह रही है कि साहब कुशासन नहीं होगा कांग्रेस की तरह। जरा इस पे भी प्रकाश डाल दीजिए संतराम जी। देखिए मिश्रा जी, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है। पूरे प्रदेश के लोग चाह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, गठन होना चाहिए, पर 1 साल से ज्यादा हो गया। इसका एक ही कारण हमको समझ में आ रहा है कि इनके पार्टी में कोई भी सुशासन नहीं है, कोई रामराज्य नहीं है। एक चीज है कि गुटबाजी हावी हो गया है। सीनियर इतने विधायक लोग हैं, वो भी आस लगा बैठे हैं कि हमको कब बनाएंगे, पूरे जूनियर लोगों को बना दिए, जिसका कारण ये है कि आज जो प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से नहीं चल रहा है। उसका एक ही कारण है कि मंत्रिमंडल में जो भी है वो सब नए लोग हैं, और जब तक आप समायोजन नहीं करेंगे नए और पुराने का, तो राज्य में जो कसावट है जो प्रशासन में, वो नहीं दिखता है ना। मंत्रिमंडल में अभी सब नए नए आ रहे हैं, केवल और केवल भ्रष्टाचार देख लिए। बीजापुर में जो 50 करोड़ का जो मामला है वो 112 करोड़ में ले गए। आखिर भ्रष्टाचार ये इनके नए मंत्री के आने से हुआ है। मैं ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं अगर मंत्रिमंडल का गठन हो जाता तो विभाग बढ़ जाते, हल्का हो जाता, सारे मंत्री लोग ठीक से काम करते। आज ये स्थिति आ गई है, एक विभाग में आप पता करेंगे कहीं इनके सरकार में पैसा नहीं है। चाहे नगरीय निकाय में देख लो, चाहे पीडब्ल्यूडी में हो, चाहे पीएचई, कोई ऐसे विभाग में पैसा नहीं है। यहां तक कि नरेगा का पैसा भी आना बंद हो चुका है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो सुशासन का जो नारा दे के रखे हैं, इसका एक ही कारण है कि इनके पास पैसा नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, ना कोई ठोस इनके पास ऐसा काम नहीं है कि जो जनता के हित में हो। छत्तीसगढ़ के जनता ने इतनी बड़ा बहुमत दिया, तो कम से आपके पास मैं जरा जवाब ले लेता हूं राजीव जी से। संतराम जी मैं लौटूंगा। राजीव जी, बड़ी गंभीरता के साथ संतराम जी ने एक बात को हाईलाइट किया, भ्रष्टाचार की बात इन्होंने कही, और बड़े ही गंभीरता से सुनिएगा इस सवाल को। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की वजह नए मंत्री हैं, नए मंत्री की वजह से भ्रष्टाचार हो रहा है और विभागों में पैसा नहीं है। जवाब दीजिए, क्यों ऐसा हो रहा है कि विपक्ष आपके ऊपर गंभीर सवाल उठा रहा है? और जरा एक बार जो 14 मंत्रियों की चर्चा है उस पर भी कुछ 2 लाइन कह दीजिएगा राजीव जी। देखिए, संतराम जी बड़ा चिंता कर रहे हैं हमारे मंत्रिमंडल का। ये बहुत अच्छा है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। और सामंजस्य और नवाचार की बात कर रहे थे कि नए मंत्रिमंडल है। देखिए, कोई ना कोई तो नया होता ही है। अगर हम हमेशा अनुभव की बात करें तो कभी संतराम जी पहली बार विधायक बने थे, कभी मैं भी पहली बार टीवी पर आया था। तो अगर हम नए लोगों को मौका नहीं देंगे तो केवल पुराने के भरोसे क्या आज वैसी तालमेल, नए पुराने अनुभव, सामंजस्य बिल्कुल है, बहुत अच्छा सामंजस्य चल रहा है। और देखिए, केवल मंत्रिमंडल के केवल मंत्री निर्णय नहीं लेते हैं, सारे लोग शामिल होते हैं, जनता शामिल होती है, जनता के दूसरे प्रतिनिधि होते हैं, पूरे उसके अनुषंगी संगठन रहते हैं, सरकार के लोग रहते हैं, अफसर रहते हैं, फिर उसमें कैबिनेट भी निर्णय लेती है। पूरा शानदार सामंजस्य है। और अब तो डबल इंजन है, मोदी जी भी है सेंट्रल से, और रुपए की कमी की भी बात कर रहे थे। रुपए संतराम जी, मनरेगा से पैसा बंद हो गया। हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार ने तो छत नहीं दिया गरीबों का, सरकार से चले गए। छत पे कहाँ जोड़ रहे? प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया, वो चले गए।
और वो किश्तों में देते रहे किसानों का पैसा, तो मनरेगा का पैसा भी आएगा। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, देर आए दुरुस्त आए, और कोई दूर हो जाए लेकिन देर है अंधेर नहीं है, तो आएगा। मनरेगा का भी पैसा आएगा, हमारी जीएसटी क्षतिपूर्ति का भी पैसा आएगा, और प्रदेश का विकास भी जो लंबित है वो भी आएगा। हमको मालूम है, हमको जनता के दरबार में फिर जाना 4 वर्ष बाद, तो इसीलिए कोई हम भूपेश बघेल जी की सरकार की तरह नहीं रहते हैं कि हमारी सरकार आ गई अब तो परमानेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब एक बार रावतार जी का रुख कर लेता हूं, जब 14वें मंत्री के सिलसिले क्रम को समझना चाहता हूं। रावतार जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्य में मंत्री गठन करने की अनुमति दी जाती है, और 91 संशोधन के तहत संविधान के ये कहा गया कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए मंत्री। 90 को अगर 15% निकालते हैं तो 13.5 मतलब 13.5 मंत्री होते हैं। 13 मंत्री की परंपरा छत्तीसगढ़ में है। ऐसे में 14वें की चर्चा क्यों हो रही है? छत्तीसगढ़ में इसके पहले भी ये चर्चा हो चुकी है, क्योंकि मंत्रिमंडल में असंतोष, ज्यादा दावेदार होने के कारण इसके पहले भी ये प्रयास हो चुके हैं, परंतु प्रयास में कोई भी सरकार सफल नहीं हुई है। फिर से ये प्रयास की चर्चा है जब से हरियाणा में हुआ है। अब ये कानून से सलाह ले रहे हैं, कानून का कुछ आया नहीं है, तो आएगा तब उसकी बात होगी। अब उसके क्योंकि मंत्री ज्यादा हैं, दावेदार, उन दावेदारों को खुश करने के लिए एक सिगुफा छोड़ा है। ये सिगुफा सही होता है या नहीं होता है, विधि सम्मत तो नहीं हो पाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि होना होता तो इसके पहले रमन सरकार में बहुत ज्यादा मेहनत हुआ था। 15 साल में वो एक मंत्री बनाना चाहते थे एक बुजुर्ग नेता को, तो उस समय कोशिश हुई थी। इस समय भूपेश बघेल समय भी ये चर्चा हुई थी और अभी भी ये चर्चा है। अब देखते हैं कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये पार्टी तय करेगा। ठीक है संतराम जी, ठीक है, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। चूंकि आप विधायक रह चुके हैं, सरकार के अंग रह चुके हैं, 14 मंत्री का कॉन्सेप्ट छत्तीसगढ़ में कितना जस्ता है, और 14 मंत्री बना दिए जाने से क्या आप लोग के जो तमाम आरोप है, नए पुराने अनुभव, युवा जोश, सारे आरोप समाप्त हो जाएंगे, सारा चीज स्मूथ हो जाएगा? संतराम जी देखिए मिश्रा जी, सबसे पहली बात यह है कि जो मंत्रिमंडल के जो आंकड़े हैं, जो बनाना है उसको बना देना चाहिए, ताकि अन्य मंत्री पर जो बोझ है, जो भार पड़ता है, वो हल्का हो जाएगा। आज शिक्षा मंत्री की मैं बात कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। आखिर ये जब बढ़ जाएंगे, कोई माननीय मंत्री, नए मंत्री बनेंगे, तो शिक्षा विभाग जिसको मिलेगा वो बढ़िया से संचालन करेगा, शिक्षा का स्तर काफी बढ़ेगा। मेरा ये कहना है, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का नहीं बनने का कारण, गठन नहीं होने का कारण 100% गुटबाजी ही मुझे समझ में आ रहा है। और एक चीज और, अभी राजीव जी बोल रहे थे कि हमने नरेगा में काम देंगे। सबसे पहले बात उन्होंने कहा था कि चुनाव के समय हम एक साथ किसानों के खाता में 2100 रुपए धान का कीमत डालेंगे। आज 2300 रुपया ही आ रहा है, तो आखिर अंतर की राशि आप बाद में देते हैं कि नहीं देते हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इसका एक ही कारण है कि माननीय मंत्रिमंडल जो कैबिनेट की जब बैठक होता है उसमें निर्णय नहीं ले पा रहे हैं लोग। भाई 31 रुपए किसानों का जब धान का कीमत देंगे, खाता में एक साथ डालेंगे, आखिर क्यों नहीं डाल रहे हैं? मात्र किसान को एक 2300 रुपए ही दे रहे हैं। आखिर अंतर की राशि मिलेगा नहीं मिलेगा, किसानों को कौन बताएगा? इसका एक ही कारण है कि मंत्रिमंडल में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, ना सरकार में क्षमता नहीं है कि आखिर आप कहते हैं और किसानों के मामले में आप मुकर जाते हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है, नगरीय निकाय चुनाव नहीं हो पा रहा है समय पे, ना हो रहा है पंचायत स्तरीय पंचायत कब होगा उसका भी कोई समय सीमा नहीं आ रहा है। आखिर इस प्रकार से आप में क्षमता नहीं है, आप चुनाव नहीं कराना चाह रहे हैं, आप चुनाव कराने के मूड में नहीं है। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? ना मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, ना चुनाव करा पा रहे हैं, तो आखिर ये कि सरकार करना क्या चाहती है? राजीव जी सीधे तौर पे जवाब दीजिएगा कि एक तो पहला ये कि 14 मंत्री को लेके पहले भी मैंने आपसे पूछा था, आप शायद भूल गए होंगे। 14 मंत्री के कॉन्सेप्ट पे क्या सरकार जाएगी? पार्टी के भीतर कोई चर्चा
क्योंकि पहले से भी पहल की जा रही थी, हरियाणा में हुआ है, इसलिए इस बात को बल मिलता है। दूसरा यह कि संतराम जी कह रहे हैं कि ना आप निकाय चुनाव करा पा रहे हैं, ना मनरेगा का पैसा दे पा रहे हैं, ना मंत्रिमंडल का विस्तार कर पा रहे हैं, ना ही धान का 3100 रुपए जो देने का वादा था वो एक साथ कर रहे हैं। हालांकि कल ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी में इस बात का ऐलान किया कि धान खरीदी के समाप्ति के ठीक बाद एक मुश्त जो अंतर की राशि किसानों के खाते में डाल दी जाएगी। राजीव जी जवाब दीजिए, 14 मंत्री पे जरूर जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, 14 मंत्री पर संवैधानिक विशेषज्ञ और विधि विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है और इसी कारण से थोड़ा सा देर हो रहा है। देखिए, कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि अमरजीत भगत जी को कब बनाया गया था मंत्री, और मंत्री 1 साल बाद, तो ठीक है, कांग्रेस को भी सोचना चाहिए। उनके समय भी देर हुआ था, हमारे समय भी देर हो रही है, लेकिन सामंजस्य पूरा है और कोई गुटबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। अगर ऐसा कह दे, जो गुटबाजी करता है वो गुट से अलग हो जाएगा, भाजपा से अलग हो जाएगा। बड़े बड़े लोग अलग हो गए और वो आए नहीं पाए वापस, या वापस आए तो माफी मांगने के साथ। कांग्रेस की तरह तो नहीं है, शरद पवार जी अलग हो गए, ममता जी अलग हो गई और बाकी तमाम लोग अलग हो गए, अपनी अपनी अलग कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियां बना ली। कोई आज तक ऐसा भूतो न भविष्यति भाजपा में है, नहीं है कोई। तो इसीलिए उसकी चिंता छोड़ दीजिए। भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है, मंत्रिमंडल को लेके कोई रस्साकसी नहीं है। जिसे मौका मिलेगा उसको सेवा करेगा। एक बार श्रद्धेय स्वर्गीय ताराचंद साहू जी का नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, उनके पुत्र आज भाजपा में है, वो अलग हो गए थे, स्वाभिमान बनाया उन्होंने बना ली थी, हाँ, क्षेत्रीय पार्टी बना ली, लेकिन उसके बाद तो जो तालमेल था, उनके सुपुत्र आ गए और अपनी पार्टी का उन्होंने मर्जर कर दिया भाजपा के साथ। गुप्ता जी भी थे, तमाम लोग थे। तो देखिए, वो ऐसा कोई आज की डेट तक कोई लॉन्ग लास्टिंग कोई ऐसा मर्जर कर ले, अपनी अलग से पार्टी बना ले, ऐसा तो नहीं है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चला रही है, विद्याचरण शुक्ल बनाए थे लंबे समय तक, अजीत जोगी जी अलग हो गए थे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, लेकिन भाजपा में कहीं पर नहीं होता है। इसलिए छोड़ दीजिए। जहां तक आपकी जो चिंता है कि मनरेगा का पैसा हो, धान के बोनस का पैसा हो, बिल्कुल साय सरकार है, साय साय सब काम होगा। जो काम देरी है उस पर भी दुरुस्त हो जाएगा। और देखिए, हमको मैं बार बार कहता हूं कि चुनाव में हमको बार बार, हम 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं और हमको अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो भी याद है, अब दोबारा फिर जाना पड़ेगा वो भी याद है, इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं। हम बिल्कुल, मैं जरा कानूनी पहलू की बात राजीव जी आपने कही, रामवतार जी ने भी कहा कि पूर्व के सरकारों में भी इस तरह की कोशिशें की गई लेकिन सफल नहीं हो पाई। हरियाणा का उदाहरण दिया जा रहा है रामवतार जी, 17 अक्टूबर 2023 को, माफ कीजिएगा 24 को वहां पे मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 18 अक्टूबर, ठीक एक दिन बाद मंत्रिमंडल गठन के बाद जब 14 मंत्रियों ने शपथ ली, तो 18 अक्टूबर को ठीक एक दिन बाद एडवोकेट जगन मोहन भट्टी हाईकोर्ट जाते हैं और PIL दायर कर देते हैं। PIL के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस होता है। पूछा जाता है कि संविधान संशोधन 91 के परे जाके क्यों मंत्रिमंडल में 14 सदस्यों को शामिल किया गया। इसलिए छत्तीसगढ़ हरियाणा का तालमेल है, क्योंकि वहां भी 90, यहां भी 90। उसके बाद 5 नवंबर को नोटिस जारी होता है और 19 दिसंबर को सुनवाई होती है। बड़ी हैरानी की बात है, जो आंकड़े में आपको बता रहा हूं रावतार जी, 19 दिसंबर को जब सुनवाई होती है मामले पे, तो हाईकोर्ट ये मानता है कि ये PIL सुनवाई योग्य है और इसकी अगली सुनवाई 28 जनवरी 2025 को होगी। खतरा तो वहां भी है रावतार जी। इसी महीने उसकी सुनवाई है 28 तारीख को, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि होगा कि नहीं होगा, और जनसंख्या के हिसाब से किस तरह का संतुलन बैठता है, सीटों के अनुसार से ये पता चल जाएगा। दूसरी बात जो है, राजनीतिक दल जो है, इसमें मुख्य बात ज्यादातर ये रहता है कि खर्चा जो बढ़ते हैं, जिस तरह मंत्रिमंडल के चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, इतने मंत्री बनाते थे, उससे जो स्थापना खर्च इतना ज्यादा बढ़ रहा था। अभी इतने सारे मुफ्त की योजना ला दिए हैं, उसके कारण पहले अपने आप में सरकारों के कर्जे बढ़ रहे हैं, फिर मंत्री व्यवस्थापन में इतना बढ़ जाएगा, तो अब वास्तविक काम करने की समस्या खत्म होगी। दूसरा, विचारधारा जो है पार्टियों की कम हो रही है, खत्म हो रही है। अब मेरे को क्या मिलेगा, इस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में अगर मंत्रिमंडल बनाना और नहीं बना, प्रतिबद्धता नहीं रहेगी, तो बेहतर तरीके से कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल काम नहीं कर पाएगा। तो ये संवैधानिक प्रतिबद्धता है, उसको मानना चाहिए। एक बेहतर रिजल्ट देने के लिए लोगों का चयन करिए आप कि कौन आपको बेहतर रिजल्ट, योजनाओं में, व्यवस्थापन में, जो वेलफेयर के काम है उसमें कौन कितने लोग अच्छे काम कर पाते। कोई भी मंत्रिमंडल में 7-8 लोग काम बेहतर तरीके से करते हैं,
बाकी आप जातियों के नाम पर, क्षेत्रीय समीकरण के नाम पर उसमें मंत्री जबरिया घुसाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते लोगों के। तो उसकी अपेक्षा गुणवत्ता पर और जो फोकस करना चाहिए, निकाल करे, समस्याओं को निकाले, लोगों की हल करे, जिस उद्देश्य से राजनीतिक दल बने हैं उसके यथार्थ में हो, इसकी कोशिश ज्यादा होना चाहिए इन भाषणों की अपेक्षा। ठीक है। सबसे पहले मैं करेक्ट कर दूं कि 17 अक्टूबर 2023 को हरियाणा में मंत्रियों ने शपथ ली थी। मैंने 24 कहा था, क्षमा चाहता हूं। खैर, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार अटकलों के बाजार के बीच में राजनीतिक माहौल जिस तरह से गर्म है और विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, इस पर सरकार क्या निर्णय लेगी, मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होगा, इसके लिए फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, रामवतार जी आपका शुक्रिया, संतराम जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।